नमस्कार, मैं अतुल वर्मा। बाज़ारों में आप काफ़ी अनसर्टेनिटी कल देख सकते हैं क्योंकि जिस तरह से शाम को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आए हैं, जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किए हैं, अब ये लग रहा है कि भारत और जो अमेरिका है उसके बीच में जो झगड़ा चल रहा है, आर्थिक मामले पर जो तेल को लेकर के, टैरिफ को लेकर के जो अब झगड़े हैं, वो झगड़ा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से कल से लेकर के आज सुबह और फिर आज शाम को जिस तरह से अमेरिका की तरफ से घटनाएँ हुई हैं, उन सब की हम चर्चा करेंगे और वो सब कुछ ये बताती हैं कि आपका मार्केट, आपका जो एनवायरनमेंट है इकोनॉमिक्स का, वो थोड़ा बिगड़ता दिख रहा है। और साथ में इस वीडियो के अंत में निफ्टी और बैंक निफ्टी की चर्चा करूंगा, साथ में आरबीआई की जो पॉलिसी है उसकी बात करेंगे। तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो ट्रंप ने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि अगले 24 घंटों के अंदर भारत के ऊपर काफी बड़े टैरिफ ऐलान किए जा सकते हैं। दूसरी जो उन्होंने बड़ी बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि अगले कुछ दिनों के अंदर, वीक के अंदर, मतलब एक हफ्ते के दौरान टैरिफ जो है फार्मा सेक्टर के ऊपर लगाया जा सकता है। ये भी भारत को ही सेंट्रिक करके कही गई बात है, क्योंकि जो अमेरिका है वो काफी बड़ा भारत से इंपोर्ट करता है। आपका फार्मा को, दवाओं को बहुत ज्यादा इंपोर्ट भारत से किया जाता है वहां पे। और उन्होंने कहा है कि शुरुआत वो थोड़े से करेंगे, यानी थोड़ा उसके ऊपर यूं कहिए कि आप टैरिफ लगाएंगे, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते 250% तक टैरिफ जा सकता है। दो ये बहुत बड़ी बातें हैं जो आज शाम को उन्होंने कहा है भारत को लेकर के। यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि पूरा घटनाक्रम में क्या एकाएक बदल गया। आपको तेल वाली घटना पता ही है, भारत और अमेरिका के बीच में तेल को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही विवाद में रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत के ऊपर टैरिफ लगेगा, और उसके नाते 25% टैरिफ लगी और हमारी ट्रेड डील उनके साथ एक प्रकार से अब नहीं हो रही है। लेकिन कल शाम को जिस तरह से भारत की ऑफिशियल भारत सरकार ने जवाब दिया इस बिंदु पर, भारत के जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति निकाल के जवाब दिया, और उसके बाद फिर थोड़ा सा, यानी कहिए कि चूंकि जिस तरह से हमने जवाब दिया उसके अगेंस्ट में कुछ बातें तो आनी ही थी वहां पर, वो बातें अब आने लगी हैं। दिन के दौरान, आज दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी भाषण दिया है और उन्होंने भी कहा है कि भारत जो है अपनी जहां भी वो ट्रेड करना चाहता है वो करने की कोशिश करेगी। अगर आप ट्रंप की बात करिए, जो अभी शाम को उन्होंने कहा, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ऑयल परचेज करने में यूक्रेन का मामला है, आप यूक्रेन में चीजें लड़ाई करवा रहे हैं, ये वो बहुत सारी बातें जो वो पहले कहते रहे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो लोगों ने ना पढ़ा हो तो भारत सरकार का स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए। भारत सरकार ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें कई बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा है कि ये ऑफिशियल बयान है तो आपको भारत सरकार की पीआईबी की सभी वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा है कि हम अकेले नहीं हैं जो इंपोर्ट कर रहे हैं रसिया से। जितना भारत रसिया से 2022 में और 2023 में जितना इंपोर्ट किया, उससे ज़्यादा यूरोपियन यूनियन ने 2022 और 2023 में इंपोर्ट किया है। नंबर उन्होंने दिया है, यूरो में नंबर है 7.2 बिलियन 2023 में। वहीं पर जो है भारत का 2024 में जो बायलैटरल ट्रेड रहा है, मोटा मोटी वो करीब करीब आपका 67.5 बिलियन यूरो के आसपास है। लेकिन उन्होंने ये बात इसमें बताई गई है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो इससे ज़्यादा लगातार जो है आपका ट्रेड कर रहा है, लगातार बाई कर रहा है। नंबर इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जो नंबर हैं वो काफ़ी बड़े आते हैं। अगर इंडिया का ट्रेड रसिया से देखा जाए तो 38.7 बिलियन का रहा है। वहीं पर यूरोपियन यूनियन का जो रसिया के साथ ट्रेड रहा है वो 70.3 का रहा है। यूरोपियन यूनियन लगातार अमेरिका से खरीद कर रहा है, लगातार खरीदता रहा है अमेरिका से, वो नेचुरल गैस खरीद रहा है। इसका भी उल्लेख किया गया है कि हम तेल खरीद रहे हैं बट वो नेचुरल गैस खरीद रहे हैं, वो भी अपनी गैस पूर्ति कर रहे हैं, केमिकल्स खरीद रहे हैं, फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं। उसी बयान में ये भी बात कही गई है कि अगर आप बात करिए तो अमेरिका का जो टोटल ट्रेड है वो 3.7 बिलियन ही है अमेरिका और रूस के बीच में। लेकिन वो भी हो रहा है ना, वो भी तो हो रहा है। और वहाँ पर परमाणु को लेकर के जो यूरेनियम की खरीद की बात है वो भी सामने रखी गई है कि अमेरिका रसिया से यूरेनियम खरीद रहा है, नेफ्थलीन खरीदता है, कई सारी चीज़ें और कई अन्य जरूरी केमिकल्स हैं वो भी खरीद रहा है। तो भारत ने अपना पक्ष रखने की कोशिश करी है। कल ये शाम को हुआ था और आज दिन के दौरान प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही कि जो है भारत अपनी जो नीतियां हैं उन पर कायम रहेगा। हम तेल जहां से खरीद रहे हैं वो खरीदते रहेंगे हमको, क्योंकि वहां डिस्काउंट पे मिल रहा है। साथ में भारत की तरफ से और भी जो छोटे मोटे बयान आए हैं अलग अलग जगहों से, तो ये भी कहा गया है कि जो कैप प्राइस है रसिया का, क्योंकि रूस के तेल को कैप किया गया है कि एक सर्टेन रेट के ऊपर नहीं बिकेगा। अब अगर कैप प्राइस के नीचे हम खरीद रहे हैं तो हम कोई ट्रेड में गलती कहाँ कर रहे हैं। साथ में यही सेम बात
रूस ने भी कहा है कि जब जो कैप प्राइस है उसके नीचे जब भाव चल रहा है, जो कि दुनिया में लीगल हो गया कि इसके नीचे ही रूस बेचेगा, उसके नीचे रूस बेच रहा है, उसके नीचे भारत खरीद रहा है, हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तीसरे को क्या प्रॉब्लम हो रहा है? क्यों? क्योंकि जो लीगल चीज हम तो वही कर रहे हैं, तो फिर अगर हम हमारा ट्रेड नहीं होने दीजिएगा, ये अनलीगल होगा यानी इनलीगल होगा, और उसको लेकर के काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आगे उन्होंने कोर्ट में जाने की और वो सब बहुत सारी बातें हैं जहां पर वो मुद्दे को उठाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके नाते हुआ क्या, इस पूरी की पूरी बात के बाद जो आज शाम को हुआ, जो कि मैंने वीडियो में सबसे पहले बताया कि ट्रंप का मूड फिर से बिगड़ गया और उन्होंने ये कहा है कि वो भारत के ऊपर अब बड़ा टैक्स लगा सकते हैं। 24 घंटे की बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि भारत जो है, भारत के साथ ट्रेड करना आसान नहीं है, भारत के साथ जो रेट्स हैं वो बहुत हाई हैं। अब जो भी उनके मन में आता रहा है लगातार वो बात कहते हैं, और वो सारी बातें आज उन्होंने कही हैं। फार्मा को लेकर के कहा है, और इन दोनों ही बिंदुओं का असर क्या होगा? इन दोनों ही बिंदुओं का असर ये होगा कि टैरिफ वार वापस से बड़ा होगा और बढ़ेगा, और शायद भारत के ऊपर प्रेशर आएगा कि वो कुछ डील करे। लेकिन भारत की तरफ से जिस तरह से अभी तक आधिकारिक बयान आए हैं, कल से लेकर के या इवन 2-3 दिन पहले से, इवन सारा कहानी तो 27 जुलाई से शुरू हुआ है, तब से लेकर के तो भारत कोई बहुत पीछे हटता हुआ दिख नहीं रहा है, ना ही रूस की तेल खरीदने पर और ना ही किसी अन्य मामले पर अमेरिका के सामने। अब ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है वो गर्म होता चला जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि कितना टैरिफ लगेगा, कल लगेगा कि परसों लगेगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों का मानना यह है कि 35 से लेके 40% तक के टैरिफ का अनाउंसमेंट हो सकता है। क्यों ये बात आई है? क्योंकि आज शाम को ही अमेरिकन प्रेसिडेंट ने शाम को 35% टैरिफ लगा दिया, यूरोपियन यूनियन के ऊपर लगा नहीं दिया है। उन्होंने धमकी भरे शब्दों में कहा है कि अगर यूरोपियन यूनियन जिस तरह से ट्रेड डील किया है, अगर उसको फुलफिल नहीं करेगा तो हम उसके ऊपर 35% टैक्स लगा देंगे। अब 35% का नंबर अगर यूरोपियन यूनियन के लिए है, जो कि ऑलरेडी वहां पर उनके साथ ऑलरेडी डील कर चुका है, तो भारत के ऊपर तो उनको सिर्फ लगाना ही लगाना है। तो कम से कम मान के चल रहे हैं 25 वाला 35, या फिर वो 40% के ऊपर का भी नंबर हो सकता है। और वो ये भी मान के चलिए कि ये पहला या अंतिम बार नहीं होगा कि 25 को बढ़ा करके आपने 35 किया या 40 किया या जो भी किया, उसके बावजूद भी वो थ्रेटन करते रहेंगे, उसके बावजूद भी वो प्रेशर बनाते रहेंगे, प्रेशर गेम खेलते रहेंगे कि भारत जो है उनके साथ बेहतर से बेहतर डील कर ले। अब इसमें डिपेंड करता है कि भारत कितना अपने दम पे खड़ा रहेगा या कब तक वो नहीं करेगा डील, और अगर डील होगी तो किस प्रकार की होगी या किन जगहों पर हम क्या करते दिखेंगे। अल्टीमेटली इन सभी चीजों के नाते, चाहे वो ट्रेड वॉर को, दुनिया भर की ट्रेड वॉर बढ़ती हो, चाहे कहीं और। अच्छा, इसी बीच में और भी एक चीज जुड़ गई है कि यूरोपियन यूनियन ने एक नई बात उठा दी है कि वो भी चीन और भारत के खिलाफ नए जो है सस्पेंशंस लेके आएंगे, यानी वो कुछ चीजों को रोकेंगे, यानी प्रतिबंध, नए प्रतिबंधों की घोषणा करेंगे वो चाइना और भारत के ऊपर। भारत की कंपनियों और चाइना की कंपनियों के ऊपर इसका सीधा इंपैक्ट होगा। उन्होंने प्रतिबंध जो है टैरिफ के रूप में लगाने वाली बात नहीं करी है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे उनके साथ पैक्ट्स हैं। तो चाइना और भारत के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाए जाएंगे कुछ अलग अलग बिंदुओं को लेकर के, कंपनियों को लेकर के, और वो उसके पीछे भी ये यूक्रेन वाली बात भी हो सकती है, अमेरिकन दबाव भी हो सकता है, और कार्बन फुटप्रिंट का जो है स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि कार्बन को लेकर के यूरोप में काफी बातें चल रही हैं। उन तीनों ही बातों को लेकर के माना ये जाना चाहिए कि अमेरिकन दबाव उसमें सबसे बड़ा है इस समय। तो अगर उन तीनों ही बातों को लेकर के, लेकिन फिर भी वो भारत के ऊपर जो है टैक्स लगाने की बात करेंगे या प्रतिबंध लगाने की बात करेंगे, तो कई सारे फ्रंट पर अगर इस समय देखा जाए तो भारत की तरफ गोलीबारी हो रही है। आर्थिक रूप से अमेरिका से भी हो रही है और यूरोप से भी हो रही है। अब देखने वाला बात है कि हम कितना उसको कब तक हम संभाल रहे हैं या क्या चल रहा है। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में क्या होगा, भारतीय बाजारों को लेकर अगर आप बात करिए तो भारतीय बाजारों को तो तकलीफ रहेगी ना, क्योंकि जब ऐसी परिस्थितियां हैं, जब आपको लग ही रहा है कि चारों तरफ बादल हैं और वो संशय के बादल एक दिन में छंटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो एज ए निवेशक आपको प्रॉब्लम रहेगी। यहाँ पर बाजार अगर अपने आप को संभाल ले जाए, वही बहुत बड़ी बात है। क्या बाजार अपने आप को संभाल ले जाएंगे या क्या बाजार अपने आप को लगातार संभालते रहेंगे? कल तो बाजारों ने संभाला था, कल बाजार ऊपर गए थे, लेकिन आज वापस से बाजार नहीं संभाल पाए हैं और आज वापस से मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ चला गया।
नीचे, बहुत ज्यादा नीचे नहीं, आप इसको आउट मार्केट नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ आप इसको अब वो तेजी वाला मार्केट भी नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे ही उछाल खत्म होता है, आप कल 24,700 800 की रेंज में गए, आज वापस से आप 649 पे क्लोज किए हैं। दिन भर फ्लैट रहे, सुबह का पहला पीरियड अपने गिरावट का देखा, दिन भर फ्लैट रहे, लेकिन अल्टीमेटली आप आउट तो नहीं है, बट हाँ बहुत तेजी नहीं है, और जो कल आपने सब कुछ करने की कोशिश करी वो फाइनली आज आपका नहीं हो पाया। सेक्टर में सारे सेक्टर लगभग आपके गिरे हैं आज। कुछ एक छोटी जगहों पर ही तेजी आई है। जो मेन सेक्टर की बात करें तो थोड़ी बहुत तेजी आपको दिखाई पड़ी है ऑटो में, मेटल में और कंज्यूमर गुड्स में, बाकी सभी जगहों पे रेड रहा है मार्केट। वहीं पर अगर आप मेन स्ट्रीम मार्केट की बात करिए, यानी सारे के सारे इंडिसेस की बात करिए, तो सभी इंडिसेस आपके रेड में बंद हुए हैं। तो मार्केट में गिरावट तो है, अच्छे से गिरावट है, और ऐसी परिस्थिति में ये गिरावट बनी रहेगी। ये गिरावट एक दिन में समाप्त होने वालों में से नहीं लगती है। अब यहां पर बात ये उठती है कि क्या आरबीआई कुछ कर सकता है, क्या आरबीआई कल हमें एक रेट कट दे सकता है। यद्यपि 90% लोगों का मानना ये है, 90% एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि आरबीआई कल कोई रेट कट नहीं करने वाला है। लेकिन जो पिछली बार एसबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी और उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट की बात करी थी, और पिछली बार 50 बेसिस पॉइंट रेट कट हुआ था, जो कि उस समय इतना उम्मीद नहीं थी सभी को। वापस से एसबीआई ने कल एक रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने इसमें कहा है कि 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट हो सकता है। तो अगर एसबीआई की बात इस बार भी सही साबित होती है तो 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में जब भारत को लेकर के काफी दबाव की स्थिति है अलग अलग जगहों से, अलग अलग फ्रंट पर, तो भारत में शायद ग्रोथ को बनाए रखने के लिए, मार्केट के मूड को बनाए रखने के लिए, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए ये चीज की जा सकती है। क्योंकि इससे क्या होगा, कम से कम जो आपका मार्केट है, जो इकोनॉमिक्स है, जो इन्वायरमेंट है बिजनेस का, वो थोड़ा बेहतर बना रहेगा। ब्याज दरों के कम होने से थोड़ी तो ग्रोथ बनी रहनी चाहिए। तो वो एक पॉसिबिलिटी है कि शायद कल आरबीआई की तरफ से ऐसा कुछ हो जाए। यद्यपि 90% को नहीं लगता, बट 10% को ये बात लगती है। करने का मौका है, कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, और करेंगे तो उसका बेनिफिट बनेगा। लेकिन ये बात भी है कि जिस तरह से प्रेशर आ रहा है अमेरिका से, उसके आगे आरबीआई का कुछ भी करना बहुत ही छोटी स्थिति है, वो बहुत बड़ा फर्क नहीं डालेगा, क्योंकि बाहर से काफी दबाव बन रहा है, लगातार दबाव बन रहा है। वहीं पर भारत के इंटरनल मामलों में भी दबाव दिखाई पड़ रहा है। इंटरनल कहने का मेरा मतलब है कि जिस तरह से कई सारी बातें आ रही हैं, सेबी की तरफ से कंसल्टेशन पेपर आने की बात है, अलग अलग नियम कायदों की बात है। वैसे मैं उसकी चर्चा एक अलग वीडियो में शायद कल जरूर करूंगा, डिटेल उस पर रखूंगा, अलग अलग पक्ष। वैसे भी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। उसमें हमने लगभग वो सारी बातें करी हैं, दोबारा भी करेंगे, जो नई बातें सामने उठ के आई हैं। लेकिन वो भी जिस तरह से एसटीटी को लेके मामला गर्म होता दिख रहा है, तो वो सारी स्थितियां हो सकता है मार्केट पे और प्रेशर क्रिएट करें, क्योंकि ना तो आप वर्ल्ड मार्केट से कुछ बेहतर हासिल कर पा रहे हैं, वहीं पर ना तो आपको यहाँ से भी, यानी इंडिया के भी मार्केट में, इंडिया के भी रेगुलेटर की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई बहुत कुछ इन्वेस्टर फ्रेंडली बातें भी नहीं हो रही हैं। तो इसमें परिस्थितियां बिगड़ती ही दिखाई पड़ती हैं। अब अगर हम लोग आज की बात करें तो आज 1784 स्टॉक घटे हैं, वहीं पर 1200 स्टॉक बढ़े हैं। एडवांस डिक्लाइन निफ्टी में मैं बात कर रहा हूँ टोटल 3065 स्टॉक्स में से। लेकिन मुद्दा यही है कि कल क्या होगा। तो कल देखिए, पहली चीज है कि कल क्या होगा वाली कहानी में 24,500, तो मुद्दा ये है कि वो डिफेंड हो जाए। अगर 24,500 डिफेंड नहीं होता, 24,500, 24,400, मैंने कल भी आपको चार्ट पे दिखाया था, 24,400, 24,500 की रेंज में बहुत सारे सपोर्ट्स हैं, तो 24,400 डिफेंड होना चाहिए। कल किन चीजों पे आप रिएक्ट करेंगे? पहला, जो मैंने अभी सारी बात बताई, आप रिएक्ट करेंगे आरबीआई के पॉलिसी पर, जो कि 10 बजे के आसपास आएगी। लेकिन आप रिएक्ट करेंगे, आप सुबह ही रिएक्ट कर सकते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने रात में कहीं कुछ कर दिया तो आप सुबह ही उसके टैरिफ के ऊपर रिएक्ट कर सकते हैं। बाजारों में जाहिर सी बात है निगेटिविटी रहेगी, उसके नाते आरबीआई कुछ कर गया तो थोड़ा उसके नाते मार्केट रिवर्स करेगी, अगर नहीं किया तो और फॉल कर सकती है। या वो कमेंट्री क्या देते हैं आरबीआई, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लीजिए दिन के आज रात में अमेरिका से कोई प्रॉब्लम नहीं आई और आरबीआई ने थोड़ा बेहतर कर दिया, तो फिर हम वेट करेंगे कल शाम की, कि क्या कल शाम 4 बजे तक, क्योंकि डेडलाइन दी गई है कि कल शाम तक वो लगा देंगे, तो कल शाम तक क्या वो हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, या फिर अगला ट्वीट आ रहा है कि हम 2 दिन बाद टैरिफ लगाएंगे। तो इतनी अनसर्टेनिटी है कि इस पूरी परिस्थिति में एज ए निवेशक
आपका मन नहीं होगा शेयर खरीदने का। तो लैक ऑफ बाइंग जो है अब बाजारों में बिल्कुल आ रही है और आती लग रही है। आने की संभावना इसी कारण से है क्योंकि इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि एक निवेशक, बड़ा प्लेयर, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर वेट करेगा, ठीक है भाई टैक्स लगा लेने दो, ठीक है भाई देख ले क्या होता है, क्योंकि बहुत कुछ है, वो अपना पैसा, नया पैसा क्यों डाले, क्योंकि पुराना पैसा वैसे भी फंस रही है। अब अगर कोई ट्रेडर है तो उसके पास क्या है, मैं रेगुलर बेसिस पे ये बात कर रहा हूं कि इस मार्केट में आपको एफएनओ मार्केट ट्रेडिंग आनी चाहिए। नहीं आती है तो एज ए निवेशक भी आप इस मार्केट में बहुत बेहतर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इस समय अपनी पोजीशंस को हेज करने की जरूरत है, पोर्टफोलियो को हेज करने की जरूरत है, कवर्ड कॉल पोजीशंस क्रिएट करने की जरूरत है, इवन ऑप्शंस के माध्यम से, सेलिंग के माध्यम से पैसा निकालने की जरूरत है, क्योंकि इक्विटी मार्केट में इस समय चार्टिकली ही आपको काम करने को मिल रहा है। कुछ एक कंपनियां जिनकी मैं अमूमन चर्चा करता हूं वहां पे रही है, बनी है। आज भी अगर आप बात करें तो गॉडफ्रे फिलिप्स ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया और फाइनली वो अपने नए लाइफ हाई पे ट्रेड किया। आज करीब 9900 के आसपास आपका वो स्टॉक पहुंचा है। बहुत लंबे समय से उसमें मैं लगातार पॉजिटिव बातें रखता रहा हूं और बताता रहा हूं, तो अल्टीमेटली वो आज अपने नए लाइफ हाई पे है। तो देखिए, अगर आप चार्ट, अगर आप खबरों को जोड़ के चल रहे हैं तो कुछ एक जगहों पर मौके बने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहे हैं। आज जैसे विशाल मेगा मार्ट एक अच्छा मूवमेंट दिखाई पड़ा है, धीरे धीरे करके वो भी अपने नए लाइफ हाई के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है। तो कुछ एक जगहों पे तो मौके बने हैं, लेकिन आप अक्रॉस द बोर्ड सब कुछ में बाइंग या हर गिरे हुए शेयर खरीद रहे हो तो वो करने का वक्त नहीं है। मैं रेगुलर ये बात आपको कह रहा हूं, कल भी मैंने बहुत डिटेल इस बारे में बात करी थी, क्योंकि अगर आप गिरे हुए वैल्यूएशन बेस बहुत फॉलेड स्टॉक्स अगर आप खरीद रहे हैं तो वहां पर फिर आपको दिक्कत होगी, वहां पर आपको प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि वहां से रिकवरी होने के चांस उतने शार्प नहीं है। क्योंकि दुनिया भर की बाजारों को छोड़ दीजिए, आप इस समय आप अपने इंटरनल पर रिएक्ट कर रहे हैं। इस समय हमें नहीं फर्क पड़ता है कि नेस्डेक नए लाइफ हाई पे गया कि नहीं, डाउ नया लाइफ हाई लगाया कि नहीं, इससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता। अगर वो घटेगा तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम मंदी में हैं, क्योंकि हमारे और अमेरिका के संबंध इस समय काफी कठिन हो चुके हैं, क्योंकि हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, टैरिफ लग रहा है, तो हमें हमारी कंपनियों के रिएक्शंस को के आधार पर ही रिएक्शन देना पड़ेगा और हमारी बाजार उसके हिसाब से ही चलेगी। तो इस समय दुनिया के में बहुत तेजी वाली बातें हो रही हो तो हम उस पर सुनना नहीं सुनेंगे, हम उसको अनसुना कर देंगे। लेकिन अगर दुनिया में कहीं भी मंदी की बात होगी तो सबसे पहले ही हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि हम इस समय एक मंदी के माहौल में हैं, बाजार उसको संभालने की कोशिश कर रही है। तो अगर आप बहुत बेतहाशा गिरावट में खरीद रहे हैं तो मत करिए, वेट करिए कि बाजार सेटल डाउन हो जाए, वेट करिए कि सपोर्ट बन जाए, वेट करिए कि अमेरिका से ये जो मामला गर्म हुआ है शांत हो जाए। देख लीजिए कितना टैरिफ लगाते हैं, 40, 45 या फिर और भी ज्यादा लगाएंगे। 250% फार्मा के ऊपर अगर टैरिफ लगता है तो वो बहुत बड़ा नंबर है। आपकी दवाएं किस रेट पे वहां बिकेंगी और फिर आप बेच पाएंगे कि नहीं, वो तो पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाती है। तो बहुत इफ एंड बट है इस समय दुनिया में, और इसीलिए ये डरने की बात नहीं होती है। बहुत बार ये होता है कि आपको समझदार बनना है, डरना एक अलग चीज होता है, समझदार बनना अलग चीज होता है। तो चार्ट देखिए, डेटा देखिए, उन स्टॉक्स में फोकस करिए जहां पे थोड़ी अच्छी खबरें, जैसे कल खबर आई थी टाटा इन्वेस्टमेंट की, स्टॉक आज 5-6% बढ़ा। तो वो इस टाइप के ट्रेड्स अगर आप कर पा रहे हैं, अगर आप चार्ट पे या डेटा पे, तो वो ठीक है, आप कर लीजिए। उन्होंने स्प्लिट की न्यूज डाली थी, बट अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो वेट करिए, सब्र कीजिए। चार्ट अगर नहीं देखते तो सीखिए, क्योंकि बगैर चार्ट के इस समय काम नहीं कर पाएंगे। और ऑप्शंस मार्केट को सीखिए, समझिए, क्योंकि बिना उसके इस समय मार्केट में आप विदाउट हेजिंग आप पैसा नहीं बना पाएंगे। और बहुत ज्यादा खरीदी से बचने की कोशिश करिए। लेवल्स की अगर हम चर्चा करें तो निफ्टी के लिए कल वापस से 24,400 बेहद इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 24,400 के नीचे अगर जाती है तो मार्केट वापस से पैनिक में जाएगी। अगर उसके नीचे नहीं जाती है, और कल ही नहीं इवन परसों भी अगर जाती है, कहीं ट्रंप लगा देते हैं कल शाम को और रात में गिर जाते हैं आप, तो भी आपके लिए वो इंपॉर्टेंट होगा। तो कल के लिए 24,400 इवन परसों के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर उसके नीचे हम जाते हैं तो तकलीफ बढ़ेगी। ऊपर के साइड में पहली चीज ये कि क्या हम 24,800 ब्रेक कर पाएंगे, देखते हैं, शायद नहीं होगा। तो अगर 24,800 शायद कल का थ्रेशोल्ड लेवल होगा, और 24,800 के आसपास पहुंचने पर दोबारा से बाजारों में सेलिंग आ सकती है। 24,400 24,500 की रेंज में वापस से एक बाइंग आ सकती है, लेकिन ट्रंप क्या करेंगे उसके आधार पर भी आपको डिसीजन बनाना होगा। बैंक निफ्टी भी इसी तरह से है,
बैंक निफ्टी आज पूरे दिन थोड़ा ज्यादा ही कमजोर दिखाई पड़ी है। बैंक निफ्टी में सपोर्ट्स अब जहां पर बैंक निफ्टी क्लोज करी है 57,200, यहीं पर सपोर्ट्स हैं। लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाते हैं, 57,000 ब्रेक होता है, तो बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर होगी। एक सेट कमजोर ट्रेड हो रहा है इस समय बैंक निफ्टी को, चूंकि उसका जो लीडर है एचडीएफसी बैंक, वो लगातार फॉल दिखा रहा है और उसके नाते आप गिरावट देख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए 57,200 के नीचे अगर आप क्लोज करते हैं या उसके नीचे ट्रेड करते हैं, 57,000 के नीचे अगर आप ट्रेड करते हैं, तो उस केस में आप फिर 56,500 56,300 के लेवल देखेंगे। ऊपर की साइड में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में, और कल भले ही आरबीआई की पॉलिसी है और चूंकि बैंक निफ्टी कल ज्यादा प्रभावित होगी, लेकिन फिर भी सारा कुछ अच्छा होने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि 57,800 और 58,000 की रेंज हम कल ऊपर को निकाल सकते हैं। बहुत पॉजिटिव होगा तो ही होगा, अदरवाइज 57,700 57,800 से वापस से सेलिंग इमर्ज हो जाएगी। तो ये आपकी रेंज रहेगी बैंक निफ्टी की। निफ्टी की मैंने चर्चा करी है। ओवरऑल मार्केट सेल ऑन राइज का है इस समय, और एज ए निवेशक आपको थोड़ा आराम करने के मोड में जाने की जरूरत है, थोड़ा हेजिंग करने की जरूरत है। चार्ट, डेटा और एफएनओ मार्केट को ठीक से समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये तीनों शस्त्र आपके पास नहीं है तो इस मार्केट में आप कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि ये बाजार बहुत टफ होती जा रही है। और मालूम नहीं है, क्योंकि ट्रंप के अभी 2,500 दिन बचे हुए हैं। इन 2,500 दिनों में वो 2,500 दिनों में वो कम से कम 2,000 से ज्यादा ट्वीट कर देंगे। अब हो सकता है 5,000 ट्वीट कर दें, और 5,000 ट्वीट में मार्केट 5,000 बार घूमेगी। तो मालूम नहीं है कि क्या क्या वो करेंगे अभी, क्योंकि बहुत बहुत समय उनके पास है और बाजार उस तरह से मूव करती रहेगी। तो आपको ये सब कुछ सीखने की जरूरत जरूर है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे साथ क्लासेज करना चाहते हैं, चाहे एफएनओ सीखना चाहते हो या फिर चार्ट सीखना चाहते हो, तो आप दिए गए नंबरों पर, जो कि नंबर बार बार आपको सामने फ्लैश होते रहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसके बाद आप मेरे से इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको जरूर आप मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।